TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से ही रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होता है TIR? रिफ्रैक्शन की वजह से ही होने वाला रिफ्लेक्शन। सो इसकी थियरी मतलब क्या प्रोसेस है, तो कुछ ऐसे कि फॉर ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम denser to rarer medium, it bends away from normal as angle of incidence increases. The angle of refraction also increases. At पर्टिकुलर मतलब कि पर्टिकुलर का मतलब यही कि वो एक खास एंगल, एट पर्टिकुलर एंगल कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 degree. If the angle of incidence is increased further beyond critical angle, ray of light gets totally internally reflected. ये है थियरी। मतलब कि थियरी का मतलब कि क्या हो रहा है। सो इससे रिलेवेंट मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से रे ऑफ लाइट ऐसे स्विमिंग पूल में से निकल के आ रही है। मतलब के क्या, ये रहा स्विमिंग पूल का पानी। रे ऑफ लाइट स्विमिंग पूल में से निकल के आ रही है, मतलब यहाँ कोई ऐसा लाइट का सोर्स नहीं है। जो भी सनलाइट या दूसरी लाइट अंदर जा रही है वो हर जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम ये एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, यहां से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। तो अगर रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट है तो बिना रिफ्रैक्ट किए वो निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस रेदर देन जीरो अगर कुछ रखा तो रेरर टू डेंसर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, और थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा। और ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट, इस इंसिडेंस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। सो थियरी ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से डेंसर से रेयर मीडियम में जाने वाली लाइट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से टकराती है तो लाइट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां से बाहर जा रही थी लाइट, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। कौन सा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा तो रे बाहर निकलने की जगह पे उसी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। मतलब अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है तो उसको ये वाला पॉइंट दिखेगा ही नहीं, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर के अंदर ही। तो ये थी थियरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? मतलब के डेफिनेशन,
थियरी थोड़ी लंबी सी है कि भी पूरा प्रोसेस है क्या, और व्हाट डू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी उसका डेफिनेशन. सो व्हाट डू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन of the light ray traveling from denser to rarer medium. Reflection of the light ray traveling from denser to rarer medium into the same denser medium is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये TIR का डेफिनेशन बोल दो या शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग कह दो. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction is 90 डिग्री. डायग्राम ड्रॉ करके समझना चाहो तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो. ये पानी की सतह और रेड से रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल. इससे ज्यादा एंगल पे टकराएगी लाइट तो उसी सरफेस में अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. So critical angle is that angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree. State the conditions for the TIR. क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि लाइट रे कंपल्सरी कहां से कहां जानी चाहिए? लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम. दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. अगर रेरर से डेंसर में जा रहा है तो TIR नहीं होगा. कंपल्सरी वो डेंसर से ही रेरर मीडियम में जाना चाहिए, तब ही TIR होगा. ये दो कंडीशंस है TIR की. फिर नेक्स्ट है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल का या TIR का मैथमेटिकल एस्पेक्ट. कि TIR जो है रिफ्रैक्शन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं. रिफ्रैक्शन एक थियोरेटिकल वर्ड है, उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो डायग्राम ड्रॉ करें इससे रिलेटेड. सो कुछ ऐसा बनेगा कि यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है और एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, राइट. डेकोरेशंस वगैरह में यूज होती है ये. किसी क्लब वगैरह में जाओ, पानी की सतह एकदम रेड कलर की दिख रही है, तो ऐसा कैसे करते हैं? यहाँ पर जो बेस होता है ना बॉटम, वहां पर वो लोग लाइट्स लगाते हैं कुछ उस एंगल पे सेट करके कि एग्जैक्ट ऐसा सिचुएशन हो. तो क्योंकि लाइट सरफेस पे ही है तो सरफेस पूरा लाल दिखेगा. सो एक फिजिक्स का एप्लीकेशन अपीयरेंस के लिए, डेकोरेशन के लिए कह सकते हो. रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से ये है मीडियम ए, ये है मीडियम बी, तो ए म्यू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? साइन आई बाय साइन आर. ए म्यू बी विल बी इक्वल टू साइन सी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इस कंडीशन के लिए है क्रिटिकल एंगल, और आर की जगह पे आएगा साइन 90. साइन 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए. कितनी है साइन 90 की वैल्यू? 1.
सो ए म्यू बी इज साइन सी। हमको बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चाहिए, हमको तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो बी म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन सी, या ऐसा भी लिख सकते हो बी म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन सी, और बी म्यू ए इज इक्वल्स टू 1 साइन सी। इसको और बेहतर तरीके से, मतलब परफेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, लेट बी बी एयर, राइट। अगर बी मीडियम जो है वो एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये वाला मीडियम है वो क्रिटिकल एंगल के साथ में कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, राइट, इज इक्वल्स टू 1 साइन सी। ये है रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। फिर एप्लीकेशंस ऑफ द TIR, व्हाई डू अपर सरफेस ऑफ द बीकर अपीयर सिल्वरी मिरर टाइप। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि लेट्स से ऐसा ग्लास भी ले सकते हो या कांच का ऐसा कोई भी बर्तन ले लो, पानी यहाँ तक है। अब इसको ऐसा ऊपर पकड़ के ये जो नीचे वाली सतह है ना उसको देखना, तो थोड़ी हाइट एडजस्ट करो, थोड़ा एंगल एडजस्ट करो, तो ये वाला सरफेस तुमको मिरर जैसा दिखेगा, मतलब कि यहाँ पर रखी हुई कोई चीज का रिफ्लेक्शन तुमको देखने मिलेगा। सो अपर सरफेस अपीयर सिल्वरी, रीजन यही है कि लेट्स से यहाँ पे जो मार्किंग किया हुआ है ग्लास पे, ये TIR हो रहा है। सो TIR की वजह से तुमको अपर सरफेस सिल्वरी दिखता है। तुमको यहां से नोट करना है उसको। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे, कुछ ऐसे के रे ऑफ लाइट अंडरगोज TIR when beaker is held upwards and its internal surface is observed obliquely, राइट। थोड़ा ऊपर पकड़ना है और ऑब्लिकली देखेंगे तो उसका जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस है, वो मिरर जैसा दिखेगा, मतलब के सिल्वर टाइप दिखेगा। इसको थोड़ा और ऐसे बेटर भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर हो या ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो। ये सरफेस बहुत पतला है तो इन सरफेस पे होने वाले रिफ्रैक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48 डिग्री, और कांच का 42 डिग्री है। ये जो क्रिटिकल एंगल वाला टॉपिक था उसमें कहना रह गया, बट ये याद रखो, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48 डिग्री व्हेन इट्स लोअर सरफेस is viewed at some viewed from some oblique position, the ray of light strikes the water surface at angle greater than 48 degree. Hence, rays undergo TIR, पूरा वर्ड लिखना है, मैं TIR लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा वर्ड लिखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड सो द सरफेस of water appear silvery, या तो मिरर टाइप कह दो। सो अगर एक आध मार्क के लिए आता है तो ऐसा लिखो, 2 या 3 मार्क के लिए है तो थोड़ा ऐसा डिटेल में लिखो। फिर
Why do empty tube held obliquely in water its surface appears silvery when viewed from the top of the beaker? So अब यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कांच पे से हो रहा है। तो कहना क्या चाहते हैं ये कि ऐसे ट्यूब रखी हुई है बीकर के अंदर और पानी भरा हुआ है, ऊपर से देखोगे ना तो ये वाला सरफेस कांच जैसा दिखेगा। सो अगेन पिछला वाला था वैसा ही कुछ एक्सप्लेनेशन है, पर यहां पर TIR हो रहा है कांच पे, वहां पर TIR हो रहा था पानी की सरफेस से। तो लिखेंगे हम के क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास is 42 degree. Ray of light striking the glass at angle more than 42 degree, striking the glass at angle of incidence more than 42 degree will undergo TIR and hence the surface of tube will appear silvery. So TIR का एप्लीकेशन ये भी तुम घर पर ऑब्जर्व कर सकते हो। पतली सी ट्यूब हो, कांच की होनी चाहिए, पानी का बीकर वो भी कांच का ही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होगा तो ही लाइट जा पाएगी और ये नोट कर पाएंगे कि ये सिल्वरी अपीयर होता है कि नहीं होता है। वाई डू डायमंड स्पार्कल? डायमंड हाथ में पकड़ा हुआ है, चमकता हुआ दिखता है, मतलब क्या अंदर कोई लाइट लगी हुई है? नहीं। क्या होता है डायमंड में? अगेन TIR ही होता है डायमंड में, इसीलिए वो हमको चमकता हुआ दिखता है। सो क्रिटिकल angle for diamond is 24 degree. A ray of light may enter the diamond from any face, but once inside it undergo TIR multiple times. This happens due to कट बोल दो या शेप बोल दो, शेप ऑफ द डायमंड. This trapped light, right, makes diamond sparkle, मतलब चमकता हुआ दिखेगा. इससे रिलेटेड डायग्राम भी ड्रॉ करते हुए आना चाहिए. कैसे ड्रॉ करोगे? कुछ ऐसा डायमंड ड्रॉ कर दो. डायमंड के ये जो शेप होता है ना, कट्स लगाते हैं साइड में, उसी से ये TIR होता है, मतलब वो कट उस तरह से लगाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बने, तो वो डायमंड और भी सुपर्ब चमकीला दिखेगा. कुछ ऐसा कि रे ऑफ लाइट आ गई अंदर, टकराई, फिर ऐसे गई टकराई, फिर ऐसे गई टकराई, फिर ऐसे गई टकराई, फिर ऐसे गई टकराई, फिर ऐसे बाहर आ गई. सो मल्टीपल TIR होता है डायमंड में. अब तुम यहां से देखोगे तो ये जहां जहां पर टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये सारे पॉइंट्स तुमको चमकते हुए दिखेंगे. यहां से देखोगे तब भी यहां यहां टकरा रही है लाइट, चमकता हुआ ये पॉइंट दिखेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड. डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री. जो भी रे ऑफ लाइट अंदर एंटर तो कर जाएगी, पर अंदर एंटर करने के बाद बाहर निकलने में उसको बहुत सारा TIR होकर जाना पड़ेगा बाहर.
और वो TIR क्यों हो रहा है, डायमंड का जो शेप दिया हुआ है, उसको जो कट दिया हुआ है उसकी वजह से, और दूसरा रीजन है कि इसका क्रिटिकल एंगल भी बहुत छोटा सा है 24 डिग्री। तो जो भी एंगल पे लाइट जिस भी शेप पे फेस पे टकराती है वो एंगल 24 से बड़ा ही बन जाता है। अल्टीमेटली लाइट अंडरगोज मल्टीपल TIR ड्यू टू कट and due to critical angle, and hence those multiple TIR makes the diamond sparkle। काफी बड़ा टॉपिक है TIR रिफ्रैक्शन में। पहला हिस्सा था TIR की थियरी, TIR से रिलेटेड वर्ड्स, क्रिटिकल एंगल, TIR खुद, फिर वो रिलेशनशिप क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, फिर उसके बेसिस के एप्लीकेशंस काफी सारे हैं। ये मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं जो मेजरली डिस्कस किए जाते हैं। तो दूसरा था, और ये तीसरा हिस्सा है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। इसके बेसिस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा लिखकर छोड़ देंगे, ऐसा एक डायग्राम दिया रहेगा और ऐसा ये एक इंसिडेंट रे दी हुई रहेगी। इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे टकरा रही है या जो भी एंगल बना रही है वो एंगल एक दिया रहेगा, और आंसर क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि कॉपी एंड कंप्लीट। पहले ऐसा ही लिखकर पूछते थे, अब ऐसा लिखते हैं क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता था क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा एलाबरेट करके कुछ ऐसे पूछते हैं कि ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट रे। तो डायग्राम रीड्रॉ करना है और ये लाइट इस प्रिज्म में से कहां पर जाएगी, राइट, वो हमको ड्रॉ करके बताना है। सो इसमें भी बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, राइट। कैलकुलेशंस भी समझो, कैसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं वो भी समझो। तो जब भी प्रिज्म दिया हुआ हो मेक श्योर उसके एंगल्स तुमको पता हो। सो प्रिज्म जो मतलब क्वेश्चंस जिन जिन प्रिज्म पर बन सकते हैं उनमें से जो पहले टाइप का प्रिज्म है एक एंगल होगा 90, दूसरा होगा 45। दूसरे टाइप का प्रिज्म जो जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं वो है 60, 30, 60, 60, 60, 180 डिग्री। और तीसरा वाला जो प्रिज्म है वो है 90, 60 और तीसरा एंगल होगा 30 डिग्री। सो ये स्टैंडर्ड प्रिज्म्स है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा अगर कोई तरह का प्रिज्म आता है तो इसमें जो मैं कैलकुलेशंस बताऊंगा वैसे ही कैलकुलेशंस तुमको प्रिज्म्स के अंदर करनी है। तो एंगल चाहे कोई भी हो कैलकुलेशंस ठीक से करनी है। सो ये है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, डिविएशन थ्रू 90 डिग्रीज। कहने का मतलब है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करके लाइट रे को 90 डिग्री कैसे मोड़ोगे। सो इसका कन्वर्स क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ड्रॉ ए डायग्राम टू diverge ray of light by 90 degree using concept of TIR। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टाइटल है बट क्वेश्चंस ऐसा कुछ आ सकता है, डायग्राम कॉमन रहेगा। सो अब क्या करना है, 90 डिग्री पे आई तो बिना रिफ्रैक्शन के वो सीधी ही जाएगी फॉर श्योर। और जब ऐसी कंडीशन दी हुई है ना कि एग्जैक्ट 90 डिग्री से मोड़ना है तो ऐसी कंडीशन में फॉर श्योर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 ही होंगे, कम पक्का है वो। 60, 60, 60 में ऐसा पॉसिबल नहीं है 90 डिग्री से मोड़ना, 90, 60 और 30 में भी 90 डिग्री से मोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो अगर लाइट रे को एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मोड़ना है तो 90, 45, 45 ही होना चाहिए। अब यहां पर लाइट रे टकराई है तो यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, राइट। ढंग से नॉर्मल भी ड्रॉ करते आना चाहिए। नॉर्मल मतलब जिस पॉइंट पे लाइट रे टकराई है वहां पर एग्जैक्ट ऐसा 90 डिग्री।
नहीं कर पाते हो ड्रॉ तो प्रोटेक्टर यूज करो। अब ये लाइट रे रेरर टू डेंसर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जहां ऐसे रही थी, क्या वो रे ऐसे चली जाएगी? कैसे जाएगी ये लाइट रे? तो उसके लिए कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशंस के लिए ये एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 90 तो ये भी 90, 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 आएगा। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल कितना आएगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये वाला पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री आएगा। अब ये कांच का प्रिज्म है, राइट? तो कांच के लिए कितना होता है क्रिटिकल एंगल? 42 डिग्री, राइट? अभी ये जो TIR के एप्लीकेशंस थे उसी में पढ़ा कि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री, पानी के लिए 48 डिग्री और डायमंड के लिए 24 डिग्री, याद रखना है। सो यहां पर हमको दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब कि TIR होगा, मतलब कि रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही अप्लाई होगा, मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। क्योंकि TIR हो रहा है रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से एक और बार देखो, ये जितना मैंने किया वो सारा वर्क, तो यही सिंपल क्वेश्चन समझ लो, ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रे। सो हमको दिया हुआ है ये एक लाइट रे, और कहा है कि ये आगे कहां तक जाएगा, मतलब उसका आगे का पाथ ट्रेस करके दो। और अगर ऐसा पूछा है कि 90 डिग्री से उसको मोड़ना है तो कंपलसरी 90 45 45, और आगे ये कहाँ जाएगा वो डिसाइड करना है, तो 90 के अलावा ये दो एंगल्स भी प्रिज्म में दिए हुए होंगे, दिए हुए होने ही चाहिए, तो ही डिसाइड कर पाओगे। या तो दो एंगल दिए हुए तो तीसरा ढूंढ लो। सो राइट, क्योंकि 90 डिग्री पे इंसिडेंस से सीधा ही जाएगा, जहां पर टकराया वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ढंग से ड्रॉ करते आनी चाहिए। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट? ये वाला ट्रायंगल्स को यूज करके ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, राइट, तो TIR होगा, मतलब के लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये दोनों एंगल सेम ही होंगे बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अल्टीमेटली ये लाइट रे एग्जैक्ट 90 डिग्री से मुड़ गई। सो इसको हम कहते हैं डिविएशन बाय 90 डिग्री। वैसा ही कुछ अगर मुझे 180 डिग्री से लाइट को मोड़ना है, 180 डिग्री मतलब ये मैं ऐसे खड़ा हूं और फिर ऐसे हो गया, तो ये मैं 180 डिग्री मुड़ गया, पूरा गोल घूम जाऊंगा तो 360 डिग्री मुड़ गया। तो 180 डिग्री के लिए भी सेम ही है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है और ये 45 है बाय डिफॉल्ट, मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री का डाइवर्जन चाहिए, तो लाइट रे कंपलसरी यहां से ही आनी चाहिए, कंपलसरी है। 180 डिग्री का डाइवर्जन चाहिए तो ये सब कंपल्शन है। बाकी तुम कहो कि लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो वो सब केस पॉसिबल है, आगे देखेंगे। पर एग्जैक्टली 180 डिग्री का डाइवर्जन चाहिए तो लाइट रे यहीं से एंटर करनी चाहिए, ना यहाँ से ना यहाँ से ना बीच में से, ऐसे ही एंटर करनी चाहिए। अब यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करोगे तो 45 ही मिलेगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये भी 90 है, 45 तो ये भी 45। अब TIR होगा मतलब रिफ्लेक्शन होगा, तो ये भी 45। सो लाइट रे ऐसी सीधी जाएगी, यहाँ पर टकराएगी, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करके ये 45 है, ये भी 45 है, 90 है, ये 45,
ये वाला भी 45 मिलेगा। एंगल्स का कैलकुलेशन परफेक्टली आना चाहिए। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो सीधे की सीधी लाइट रे बाहर आ जाएगी। राइट। सो लाइट रे आई, टकराई, वहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढा, उसको क्रिटिकल एंगल से कंपेयर किया, तो हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो रिफ्लेक्शन होगा। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर लाइट रे उस हिसाब से हम आगे लेकर गए प्रोटेक्टर यूज करना अगर ड्राइंग में प्रॉब्लम आती है तो। फिर यहां पर भी हम 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 45 मिलेगा इस ट्राइंगल को यूज करके। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगेन द रिफ्लेक्शन होगा। और यहां से लाइट कहाँ जाएगी तो वो भी ढूंढने के लिए, ये 45 है तो ये भी 45 है, तो अल्टीमेटली ये 90 मिलेगा, यानी लाइट रे सीधी ऐसी बाहर आएगी। तो देखो लाइट रे गई और एग्जैक्टली 180 डिग्री का यू टर्न मारना, 180 डिग्री यानी यू टर्न करना। व्हीकल्स हम सीधे ले जाते हैं ना, फिर एग्जैक्ट ऐसा यू टर्न करके रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं। सो ये एक लाइट रे है, ये दूसरी लाइट रे है। राइट, एग्जैक्टली 180 डिग्री से ये रिफ्लेक्ट हुई, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई। अब प्रिज्म क्यों यूज करना है रिफ्लेक्शन के लिए, कांच क्यों नहीं यूज कर सकते? ऐसा भी एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि व्हाई प्रिज्म इज प्रिफर्ड फॉर रिफ्लेक्शन। अब ये मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। क्या कहते हैं उसको, ड्रेसिंग टेबल वाले मिरर, मेकअप मिरर की बात नहीं कर रहा हूं। ये कौन से मिरर्स है? बाइनोक्यूलर्स, फिर वो पेरिस्कोप में भी मिरर यूज होता है। तो पर वहां पर मिरर की जगह पर जो अच्छी क्वालिटी के बाइनोक्यूलर्स या पेरिस्कोप आते हैं उसमें प्रिज्म यूज करते हैं। सो व्हाई प्रिज्म इज प्रिफर्ड फॉर रिफ्लेक्शन रेदर देन सिल्वर्ड ग्लास? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। स्लाइड्स में मैंने नहीं डाला है इसीलिए अलग से लिख दे रहा हूं, 30.1 लिख दो। सो रीजन है इसका कि इन प्रिज्म reflection happens by TIR. समझ में आ गया होना चाहिए। जो मिरर होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, और प्रिज्म में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, 0 0। तो जो भी फाइनल इमेज है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिखता है। अल्टीमेटली प्रिज्म प्रीफर करते हैं हम। फिर नेक्स्ट है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इरेक्टिंग प्रिज्म। ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये है इरेक्टिंग प्रिज्म, या तो 360 डिग्री से भी लाइट रे को रोटेट करना कह सकते हो। ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस है। स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा और कौन सी कंडीशंस अराइज हो सकती है वो आगे है, आगे के टॉपिक्स में है। सो अभी हम ये देखते हैं
कि 360 डिग्री, 360 डिग्री यानी सीधा है, राइट, ये ऐसा है तो इसको एग्जैक्टली ऐसा घुमा दिया 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी वही जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है उन सब में सेम प्रिज्म ही यूज होता है, 90 45 45। बस मैंने प्रिज्म थोड़े घुमा घुमा के ड्रॉ किए हैं एज पर द कन्वीनियंस। तो 360 डिग्री के लिए लाइट रे आई, टकराई, रिफ्रैक्ट होगी, टकराएगी, रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे TIR हुआ, और फिर यहाँ पर ऐसे इमर्ज कर जाएगी। चाहो तो इसमें कैलकुलेशन करके खुद क्रॉस चेक कर सकते हो कि कितना एंगल बन रहा है। यहाँ पर एंगल दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर ये जो है ना ये वाला एंगल दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो पाथ फिक्स रखना है, ऐसे ही जाएगी लाइट रे। और अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं आगे। पर अगर नहीं दिया हुआ है और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिर कैलकुलेशंस दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ड्राइंग ऐसी परफेक्ट कर दो। सो कुछ ऐसा, ये A था और ये B था, राइट। सो A वाली रे यहां से बाहर आई और B वाली रे यहां से बाहर आई। सो अल्टीमेटली जो इमेज था वो इन्वर्ट हो गया, राइट। सो इसको इरेक्टिंग कह दो, मतलब उल्टा होगा तो सीधा हो जाएगा और सीधा होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इन्वर्टिंग प्रिज्म भी कह सकते हैं हम। कोई एक्सप्लेनेशन इसमें वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम याद रहना चाहिए कि कैसे हुआ ये, राइट, ऐसे रेज बाहर आई। सो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इरेक्टिंग प्रिज्म कह दो, या 360 डिग्री से उसको गोल घुमा दिया। आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।